नमस्कार सभी को और ग्लोबल आई में आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एमिली फ्रांसिस हूँ और हर हफ्ते हम उस दुनिया में हो रही घटनाओं पर गहराई से चर्चा करते हैं जिसमें हम रहते हैं। आइए प्रमुख खबरों पर नजर डालें और जानें हम किस पर चर्चा करेंगे। बेलफास्ट में हजारों लोग नस्लवाद के खिलाफ एक रैली के लिए इकट्ठा हुए, जो उत्तरी आयरलैंड की राजधानी में प्रवासी विरोधी हिंसा के बाद हुई। पिछले हफ्ते सूडानी प्रवासी ने आयरिश व्यक्ति पर चाकू से हमला किया, जिससे ये सब शुरू हुआ। अल्बानिया में लोग इस सप्ताह भी तटीय द्वीप पर लग्जरी परियोजना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस परियोजना, जो राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर से जुड़ी है, पर पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों और वन्यजीव विविधता को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। अफ्रीका में इबोला के अनियंत्रित फैलाव के चलते डर बढ़ रहा है, क्योंकि इस महीने के फीफा वर्ल्ड कप के लिए दसियों हजार अफ्रीकी लोग उत्तर अमेरिका की ओर जा रहे हैं। यूके रक्षा मंत्रालय के अनुसार ब्रिटिश बलों ने इंग्लिश चैनल में एक प्रतिबंधित तेल टैंकर को रोका। रूस के शैडो फ्लीट से जुड़े होने के आरोप में इस मजबूत 6 घंटे के ऑपरेशन को विमान, हेलीकॉप्टर और नौसेना के जहाजों का समर्थन मिला और कहा गया कि इसमें फ्रांस ने भी सहयोग किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यूके के नेतृत्व में पहली बार हुआ ऑपरेशन है। उन्होंने कहा, ये जहाज स्मेर्तोस पर रॉयल मरीन कमांडो और नेशनल क्राइम एजेंसी के विशेष रूप से प्रशिक्षित कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने चढ़ाई की। रूस के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, जो वो प्रतिबंधों से बचने और यूक्रेन के साथ अपनी बर्बर युद्ध को जारी रखने के लिए कर रहा है, फिर से ये एक उदाहरण है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा, रूस को एक और झटका मिला है और ये पुतिन के यूक्रेन युद्ध का समर्थन करने वालों को याद दिलाता है कि वे छुप नहीं सकते। यूक्रेन ने इस अवरोधन का स्वागत करते हुए इसे क्रेमलिन की युद्ध मशीन को झटका बताया। अमेरिकी हवाई हमलों में वेनेजुएला गैंग ट्रेंदे अरागुआ के नेता की मौत हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरी इच्छा और निर्देश पर यूएस साउदर्न कमांड ने तेज हमला कर नीनियो गुएरेरो को मार गिराया। आप वो फुटेज देख सकते हैं जो आपने पहले स्क्रीन पर देखा था। ये उनकी एक तस्वीर है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक वीडियो जारी किया जिसमें हरी इमारत और पास का शेड उड़ाए जाने और मलबा हवा में उड़ने का दृश्य दिखा। वेनेजुएला अधिकारियों के अनुसार 2026 की शुरुआत में अमेरिकी बलों के संयुक्त अभियान में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को रात भर चलाए गए मिशन में पकड़ा गया था। उन पर गिरोह के साथ साजिश का आरोप लगा। वो अब न्यूयॉर्क की जेल में हैं और मुकदमे से पहले की कार्रवाई फिलहाल चल रही है। नारे लगाते हुए इसे गिराओ। वॉशिंगटन के केनेडी सेंटर के कई कर्मचारियों ने इस ऐतिहासिक संस्थान से राष्ट्रपति ट्रंप का नाम हटाना शुरू किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस केंद्र का नवीनीकरण और नाम बदलने का वादा किया था, जिसे 1971 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की याद में खोला गया था, जब 1963 में उनकी हत्या कर दी गई थी। एक संघीय न्यायाधीश ने फैसला दिया कि नाम बदलने के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस ही एकमात्र समूह है जो नाम में बदलाव कर सकती है। ये मामला कांग्रेस के सामने नहीं आया था। ये गैर कानूनी है। परिवर्तनों के लिए मचान शुक्रवार की समय सीमा के लिए तैयार की गई थी, लेकिन केनेडी सेंटर ने जज से अनुरोध किया कि इलाके में आंधी तूफान के कारण उस समय सीमा को शनिवार तक बढ़ा दिया जाए। दसियों हजार LGBTQ+ समर्थक शनिवार को रोमानिया और बुल्गारिया की राजधानियों की सड़कों पर अपने वार्षिक प्राइड परेड के लिए उतरे। ये सब ऑर्थोडॉक्स ईसाई देश में रूढ़िवादी समूहों के बढ़ते विरोध के बीच हुआ। रोमानिया अभी भी यूरोपीय संघ के उन 3 देशों में है जो अविवाहित या समलैंगिक जोड़ों को मान्यता नहीं देते, जबकि पोलैंड ने विदेश में संपन्न विवाहों को मान्यता देना शुरू किया है। साथ ही वार्सो ने सिविल पार्टनरशिप का कानून भी अपनाया है। हम मानते हैं कि अब समय आ गया है, इसलिए आज हम बुखारेस्ट प्राइड में सड़कों पर सिविल पार्टनरशिप को कानूनी मान्यता की मांग के लिए उतरे हैं। हम आज सड़कों पर निकल रहे हैं। जुलूस में रोमानिया के बुखारेस्ट और बुल्गारिया के सोफिया में लोग रंग बिरंगे बैनर, झंडे लहराते और सीटी बजाते हुए समानता की मांग करते सड़कों पर निकले। कुछ रिपब्लिकन गवर्नर्स प्राइड मंथ को रूढ़िवादी विकल्पों के साथ नया रूप दे रहे हैं।
और अब हम शिखर पर पहुंच गए हैं। बेलफास्ट में हुई चाकू मारने की घटना के बाद, जिसके बारे में हमने शो की शुरुआत में आपको बताया था, इमिग्रेशन नीति एक बार फिर वैश्विक सुर्खियों में आ गई है। पिछले हफ्ते इमिग्रेशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे और इस हफ्ते प्रवासियों के समर्थन में इन जवाबी रैली आयोजित की गई। आज शाम हमारे डिबेट में बेलफास्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूनियनिस्ट वॉइस पॉलिसी स्टडीज लंदन के जैमी ब्राइसन और स्वतंत्र पत्रकार रिबेका ग्रेग। स्टूडियो में हैं i24 न्यूज इंग्लिश के सीनियर संवाददाता ओवन ऑल्टमैन। शुभ संध्या। बहस से पहले कुछ पृष्ठभूमि जानते हैं। बेलफास्ट अब ब्रिटेन की आव्रजन बहस का नया केंद्र है। एक सूडानी व्यक्ति की चाकू हमले व हत्या प्रयास में गिरफ्तारी जल्द ही कई रातों की आव्रजन विरोधी अशांति में बदल गई। अल्पसंख्यक और प्रवासी समुदायों के घरों, कारों, व्यवसायों को निशाना बनाया गया। पुलिस पर हमला हुआ और परिवारों को घर छोड़ना पड़ा। अब यह सिर्फ बेलफास्ट की कहानी नहीं है। हिंसा अब यूके के बड़े विवाद में फैल गई है, जिसमें सीमा, शरण, अपराध और ऑनलाइन दूर-दराज समूहों की भूमिका पर बहस हो रही है। ग्लासगो से लेकर लिवरपूल और ब्राइटन तक के शहरों में प्रवासन विरोधी प्रदर्शनकारियों और नस्लवाद विरोधी प्रदर्शनकारियों के बीच आमना सामना हुआ है, जिससे ये दिखता है कि स्थानीय गुस्सा कितनी जल्दी राष्ट्रीय टकराव में बदल सकता है। सरकार के आलोचकों के लिए यह अशांति प्रवासन नियंत्रण और जनता के विश्वास की विफलता दिखाती है, जबकि दूसरों के लिए यह चेतावनी है कि इक्का दुक्का अपराधों का इस्तेमाल पूरे समुदायों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। बेलफास्ट, जो विभाजन के इतिहास वाला शहर है, अब वहां प्रवासन नया विवाद बन गया है। तो सवाल ये है कि क्या हालिया अशांति की जड़ असफल प्रवासन नीति है? अब बहस शुरू करते हैं। मेहमानों का फिर स्वागत है। पहला सवाल जवाब के लिए 30 सेकंड है। हम क्रम से आगे बढ़ेंगे। शुरुआत जैमी से होगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या हालिया अशांति वाकई में हाल की चाकू मारने की घटनाओं से जुड़ी है या ये यूके में प्रवासन नीति पर कहीं गहरी विभाजन का हिस्सा है? जैमी, आप बताइए। मुझे लगता है दोनों सवालों का जवाब हाँ है। ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। मुझे लगता है कि चाकू मारने की घटना ने इस हफ्ते के गुस्से और कार्रवाई को उकसाया, लेकिन यूनाइटेड किंगडम भर में समुदाय पर प्रवास और उसके प्रभाव को लेकर काफ़ी लंबे समय से चली आ रही उभरती हुई चिंताएं और समस्याएं रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहना सही होगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे बन रही थी, लेकिन चाकू मारने की घटना ने इसे उबाल पर ला दिया। रिबेका, अब आपकी राय जानना चाहेंगे। मेरा मतलब है, मैं सहमत हूँ। हमेशा किसी चीज़ के लिए एक उत्प्रेरक चाहिए होता है और ये वही था। लेकिन अगर ये बड़ा मुद्दा न होता तो उत्प्रेरक नहीं बनता। और जाहिर है, आप जानती हैं, भले ही हम बेलफास्ट में ये अशांति देख रहे हैं, लेकिन जाहिर है हम इसी तरह के दृश्य न सिर्फ पूरे यूके में बल्कि और भी जगहों पर देख रहे हैं। और जाहिर है आप्रवासन नीति, चाहे वो अमेरिका में हो, यूके में हो, उत्तरी आयरलैंड में हो या फिर दुनिया भर में, हम देख रहे हैं कि लोग सच में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं और इसके चलते बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। मुझे लगता है कि लोग अब ऐसा करने में खुद को ज्यादा सक्षम महसूस कर रहे हैं। कैसे आपके पास ट्रम्प है। 30 सेकंड हो चुके हैं रिबेका, पर आपको फिर मौका मिलेगा। अब ओवन ऑल्टमैन हमारे साथ हैं, उनका आकलन सुनते हैं। ये व्यापक मुद्दे से जुड़ा हुआ है एमिली। कम से कम दूर से देखने पर ऐसा ही लगता है। ये व्यापक मुद्दे से जुड़ा हुआ है। ये उत्तरी आयरलैंड की अनोखी राजनीति से भी जुड़ा हो सकता है। और लेकिन हम जानते हैं अपने अनुभव से यहाँ इजराइल में, और मुझे लगता है कि अब हम संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुभव से भी ये सीखना शुरू कर रहे हैं कि जैसे ही आप सीमाएं बंद कर देते हैं तो समस्या को हल करना उन लोगों के लिए जो वास्तव में अंदर हैं बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास बिना समय सीमा के एक व्यापक अवसर है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक वैध सार्वजनिक बहस है या ये अल्पसंख्यक समुदायों को डराने का एक तरीका है? हम इसकी लहरें दुनिया भर में देख रहे हैं। जैमी, क्या आप पहले जवाब देंगी? मुझे लगता है शांतिपूर्ण विरोध सार्वजनिक हित के मुद्दों पर विचार व्यक्त करने का तरीका है, और यह स्पष्ट रूप से सार्वजनिक हित का एक महत्वपूर्ण विषय है। इसका प्रभाव पूरे यूनाइटेड किंगडम की समुदायों पर पड़ता है। दरअसल पूरे पश्चिमी विश्व पर इसका असर पड़ा है। अमेरिका, यूरोप, कई जगहें इससे प्रभावित हुई हैं। तो निश्चित रूप से लोगों के लिए शांतिपूर्ण विरोध में शामिल होना पूरी तरह से वैध है। स्पष्ट है, जब चीज़ें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और इसमें हिंसा शामिल हो जाती है तो जाहिर है कि वो एक अलग मामला है। मुझे नहीं लगता कि हमें ये कहना चाहिए कि लोगों को शांतिपूर्ण विरोध से रोका जाए,
सिर्फ इसलिए कि कुछ अल्पसंख्यकों की हरकतों से वो अलग स्तर पर चला जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इन मुद्दों को दबाने और कुचलने की कोशिश करेंगे, उन्हें लेकर बात नहीं करेंगे, तो असल में हालात और भी ख़राब हो जाएंगे और लोग खुद को और ज़्यादा उपेक्षित महसूस करेंगे, और भी ज़्यादा अनसुना और अनदेखा महसूस करेंगे। और यही वो गुस्सा है जिसे हमने पिछले हफ्ते उभरते हुए देखा है। रिबेका, इस पर आपकी राय क्या है? मैं कहूंगी कि विरोध प्रदर्शन स्वस्थ लोकतंत्र का हिस्सा है और जाहिर है किसी भी देश में जो खुद को लोकतंत्र कहने पर गर्व करता है, वहाँ विरोध, शांतिपूर्ण विरोध उसका हिस्सा है। मुझे लगता है असली समस्या तब आती है जब आप जानती हैं शांतिपूर्ण विरोध एक तरह से व्यक्तिगत, निजी और नस्ल भेदी हमले में बदल जाता है। और जाहिर है आज हमने विरोध के जवाब में प्रदर्शन करने वालों को भी देखा। आप जानती हैं जो नस्लवाद के खिलाफ थे। लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है कि वो सीमा तय करना वाकई मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपके पास ज्यादातर शांतिपूर्ण विरोध हो सकता है, लेकिन फिर भी हमेशा कुछ लोग होंगे जो आप जानती हैं नस्ल भेदी हमला करेंगे। और बेशक इसका मतलब ये नहीं है कि आपको विरोध को रोकना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है हाँ, पुलिसिंग के मामले में उस क्षेत्र में और भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। लेकिन खुद विरोध मुझे लगता है आप जानती हैं वो जायज है। मेरा मतलब है लोग अपनी शिकायतें जाहिर करना चाहते हैं, और अगर आप लोगों से कहे कि वे विरोध नहीं कर सकते, तो असल में आप जानती हैं फिर आप खुद को कितना लोकतांत्रिक कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। भावनाएं अंदर ही उबलती हैं, बिना व्यक्त हुए। और आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे पता है आप उत्तरी आयरलैंड में भी रही हैं। हाँ, मेरे पास मेहमानों जितना अनुभव नहीं है एमिली, पर मैं पिछली गर्मी वहां था। ये देखना दुखद है, वो जगह बहुत जटिल है। यही बातें इन मुद्दों को और दर्दनाक व मुश्किल बना देती हैं। लेकिन बाहर से देखने पर एमिली, सबसे प्रभावी विरोध का तरीका वोट है। विरोध में दिया गया वोट, और सिर्फ वोट देना ही नहीं, बल्कि सर्वे करने वालों को भी बताना कि आप किस तरह वोट करने वाले हैं, इसे मत भूलिए। और ब्रिटिश जनता ने अपनी आवाज जोरदार और साफ तौर पर सुना दी है, जैसा कि नाइजल फराज की रिफॉर्म पार्टी को मिल रहे समर्थन से दिखता है, जो चुनाव जीतने की ओर बढ़ रही है। और हाल ही में यूके के बड़े हिस्से में हुए स्थानीय चुनावों में भी उसकी प्रदर्शन से यह साफ है। टॉमी रॉबिन्सन की रीस्टोर ब्रिटेन पार्टी का भी थोड़ा उभार दिखा। मैंने पिछले साल उनकी इजराइल यात्रा पर उनका इंटरव्यू लिया था। ब्रिटिश जनता ने अपनी आवाज जोरदार और साफ सुना दी है। कियर स्टार्मर सरकार एक हद तक प्रतिक्रिया दे रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आगे चलकर नीतियां आप्रवासन से निपटने के मामले में कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी होंगी। जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगता है कि इजराइल और अब अमेरिका के अनुभव से ध्यान सीमा बंद करने पर होना चाहिए, बजाय वहां पहले से मौजूद लोगों के लिए फैसले लेने और लागू करने पर, जो ज्यादा मुश्किल है। एक बार जब आप सीमा बंद कर देते हैं, तो इससे जनता को यह विश्वास मिलता है कि समस्या को काबू में कर लिया गया है और उसका समाधान होने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। समझ में आता है। बेलफास्ट में विवाद और विभाजन कोई नई बात नहीं है। इस क्षेत्र में उनका लंबा इतिहास रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ वही पुराने विभाजन और गुस्से का नया रूप है जो अब प्रवास के रूप में उभर रहा है? जैमी, हम फिर किसी और की बात में कूदेंगे। कितनी सभ्य बहस है। नहीं, ये एक नया मुद्दा है जो उत्तरी आयरलैंड में पारंपरिक मतभेदों को पार करता है। इसमें पारंपरिक यूनियनिस्ट और राष्ट्रवादी पृष्ठभूमि के लोग शामिल हैं, जो कभी कट्टर दुश्मन थे। वे भी, आप जानते हैं, इस मुद्दे पर समान विचार रखते हैं। तो नहीं, ये कुछ नया है, और मुझे लगता है कि ये कुछ नया है जो पूरी दुनिया पर असर डाल रहा है। देखिए, जब आपके पास श्रमिक वर्ग या सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय होते हैं, जिनकी पूरी पहचान और जीवन, आप जानते हैं, सामाजिक परंपराओं, एकता, उनके परिवार की पीढ़ियों के बारे में है, वही उनकी पहचान है, वही उनका अस्तित्व है। ये मध्यवर्गीय और उच्च वर्ग के लोगों की तरह नहीं है, जो आसानी से सामाजिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं या जहां सबसे अच्छी नौकरियां हैं वहां जा सकते हैं। उनके लिए उनका समुदाय ही सब कुछ है। वे देखते हैं कि उनके समुदाय की पहचान, चेहरा और मूल्य बदल रहे हैं, और यह राजनीतिक अभिजात वर्ग की नीति के कारण है, जो मेरा मतलब है जिन्हें अपनी सड़कों पर सिरकलम होने जैसी घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ता, जिनके हरे भरे मध्यवर्गीय इलाकों में शरणार्थी होटल नहीं बनाए जाते। इसके बजाय कामकाजी वर्ग और वंचित समुदायों को इन सब का परिणाम भुगतना पड़ता है, जैसा कि एक हफ्ते से भी कम समय पहले उत्तरी आयरलैंड में बहुत स्पष्ट रूप से देखा गया। रिबेका, आपके विचार?
मैं वास्तव में आपकी कही गई बहुत सी बातों से सहमत हूँ। मुझे लगता है आप जानते हैं मुख्य समस्याओं में से एक है और मैं इसे एक व्यापक वैश्विक मुद्दे के रूप में देखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये वास्तव में प्रासंगिक है क्योंकि भले ही आज का ध्यान बेलफास्ट पर है लेकिन जैसा कि मैंने कहा हमने यही समस्याएं दुनिया भर में देखी हैं। यहाँ तक कि आप जानते हैं अगर हम तेल अवीव के बारे में सोचें, जब लोग सूडान और इरिट्रिया से आने वाले लोगों के खिलाफ विरोध कर रहे थे तो जाहिर है कि मुख्य समस्याओं में से एक वही थी। असल में वही वर्किंग क्लास इजरायली समुदाय थे जो परेशान हो रहे थे। जाहिर है हर कोई ऐसा नहीं महसूस करता था और असल में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने शरणार्थियों का स्वागत भी किया था। लेकिन मुझे लगता है कि अक्सर ये भावना होती थी कि आप जानते हैं कभी-कभी मिडिल क्लास के लोग बहुत आराम से और उन जगहों से बहुत दूर बैठ सकते हैं जहां ये घटनाएं वास्तव में होती हैं। और मुझे लगता है आप जानते हैं यही वजह है कि हमें इस बहस में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि जाहिर है लोगों की कुछ वाजिब शिकायतें भी होती हैं। मुझे लगता है कि समस्या ये है कि लोग अक्सर बाहरी या नए लोगों पर ध्यान देते हैं। इंसानों का इतिहास है कि वे हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे हैं। लोग हमेशा सुरक्षा और अच्छे जीवन की तलाश में रहते हैं लेकिन फिर ज़ाहिर है कि उन लोगों के साथ क्या होता है जिनके साथ वे जुड़ते हैं और अक्सर जिनके साथ वे जुड़ते हैं वे भी दूसरे आप जानते हैं मेहनतकश लोग होते हैं जो खुद भी संघर्ष कर रहे होते हैं और इस तरह किसी न किसी तरह का टकराव आप जानते हैं दुर्भाग्यवश लगभग अनिवार्य सा लगता है। हाँ, हमने ये कई बार दुनिया और इतिहास में देखा है। वो अच्छा मुद्दा उठाते हैं ओवन, आप क्या जोड़ेंगे? देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से वैश्विक पहलू है और रेबेका सही है। इजराइल में लगता है एलात के मेयर ने इरिट्रिया के प्रवासियों को बसों से तेल अवीव के उच्च वर्गीय इलाकों या उसके समृद्ध उपनगरों में भेजने की कोशिश की ताकि अपनी बात साबित कर सकें। तेल अवीव के केंद्रीय बस स्टेशन के पास बहुत से इरिट्रियन और सूडानी एक ही इलाके में थे जिससे असंतुलन साफ दिख रहा था। बाहर से देखने पर लगता है कि यहाँ कुछ खास तत्व उत्तरी आयरलैंड से जुड़े हैं। मीडिया कवरेज भी ज्यादातर अटकलों पर केंद्रित रहा है कि वफादार मिलिशिया, प्रोटेस्टेंट मिलिशिया अगर आप चाहें तो, उत्तरी आयरलैंड में या तो विरोध प्रदर्शन और दंगों को भड़काने में संभावित रूप से शामिल थे या फिर जब वे हस्तक्षेप कर सकते थे और उन्हें रोक सकते थे तब वे किनारे खड़े रहे और ऐसा करके वे अधिकारियों को यह दिखाना चाहते थे कि उनके पास अभी भी दबदबा है, कि उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, कि उन्हें पुलिस से पहले से ज्यादा मान्यता मिल रही है। और यह दिखाता है कि उत्तरी आयरलैंड की विशेष परिस्थितियां इसमें कैसे शामिल थीं। ब्रिटिश मीडिया में आयरलैंड के साथ कॉमन ट्रेवल एरिया पर भी चर्चा हुई जो एक सदी से ज्यादा समय से यूके और आयरलैंड के जीवन का अहम हिस्सा है। एमिली, ये वो चीज है जो उत्तरी आयरलैंड में शांति बनाए रखती है और भगवान ना करे युद्ध के फिर से भड़कने की संभावना को जन्म दे सकती है। कम से कम बाहर से देखने पर अगर सीमा दोबारा लागू हुई तो आरोप है कि हमलावर सीमा से होकर पेरिस से डबलिन की फ्लाइट से उतरा और उत्तरी आयरलैंड आया। इसे सामान्य यात्रा क्षेत्र को दोषी ठहराया गया है। मुझे लगता है ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि वे इसमें कुछ नहीं कर सकते और इसे बदल नहीं सकते, इसलिए उन्हें कहीं और समाधान ढूंढने होंगे। और एमिली, जितना आप नीति समाधानों के विकल्पों को सीमित करते हैं उतना ही आप बहस को तेज करते हैं और मुझे लगता है फिर से यही हम ब्रिटिश राजनीति में देख रहे हैं। और जेमी, आप किस तरह के राजनीतिक परिणामों की उम्मीद करते हैं? मेरा मतलब है, हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर की बहुत आलोचना हुई है और उन्हें इस्तीफा देने की भी कई मांगे उठी हैं। क्या ये कोई ऐसी चीज है जो राजनीतिक रूप से बड़ा मुद्दा बन सकती है और खुद आप्रवासन से भी बड़ा मुद्दा बन सकती है? हाँ, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री स्टारमर का कार्यकाल बहुत कठिन रहा है। उन्हें इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा है और प्रवास पर उनकी नीति बहुत कमज़ोर है। उन्होंने सभी लोगों, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों सहित को नस्लवादी कहा है। यूनाइटेड किंगडम में कई लोगों को लगता है कि वे अपने नागरिकों के बजाय विदेशी विचारधाराओं को खुश करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। वो अपने ही देश से लगभग शर्मिंदा हैं, तो प्रधानमंत्री के प्रति बहुत सारी नकारात्मक भावनाएं हैं। कॉमन ट्रैवल एरियाज में समस्या ये है कि नॉर्दर्न आयरलैंड अपनी वजहों से मुश्किल स्थिति में है। ये समझौता यूके सरकार और यूरोपीय संघ के बीच हुआ जिससे नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरिश रिपब्लिक के बीच खुली सीमा बनी रहती है। तो यूरोपीय संघ में जिन लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति है वे नॉर्दर्न आयरलैंड के जरिए यूके में आसानी से बैकडोर से प्रवेश कर सकते हैं। तो ब्रिटिश लोगों ने जब यूरोपीय संघ छोड़ने का फैसला किया तो वे जिन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते थे उनमें से एक थी स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति। फिर भी नॉर्दर्न आयरलैंड के ब्रिटिश नागरिकों को इसका कोई लाभ नहीं मिला। वे अब भी वही असर झेल रहे हैं।
आयरिश गणराज्य के जरिए लोगों की आवाजाही यूके में हो रही है, जैसा कि हमने देखा है। उस व्यक्ति पर आरोप है कि उसने पिछले हफ्ते हिंसक कृत्य किया, जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया है। तो इन सभी मुद्दों के लिए नीतिगत समाधान चाहिए, लेकिन इसके साथ ही यूनाइटेड किंगडम सरकार को अपनी सीमाओं और अपने नागरिकों की सुरक्षा के मामले में मजबूत होना चाहिए और अपने नागरिकों को प्राथमिकता देनी चाहिए। और किसी भी सरकार के लिए ये कहने में लोगों को शर्मिंदा नहीं होना चाहिए कि उनका मुख्य उद्देश्य अपने नागरिकों की सुरक्षा करना है, अपनी शाही अखंडता को बनाए रखना है, इससे पहले कि वे कुछ और करें। मुझे लगता है ब्रिटिश सरकार अक्सर इसे उल्टा करती है। वे अपने लोगों व राष्ट्रीय अखंडता की बजाय विदेशी विचारधाराओं या सरकारों को खुश करने में ज़्यादा रुचि रखते हैं। और रेबेका, आप यूके में रहती हैं, मैं भी कुछ हफ्ते पहले वहां था। वहां प्रधानमंत्री को लेकर काफी विवाद और सवाल हैं। क्या ये सच में उनके सिर पर आ गिरेगा और उनके खिलाफ माहौल को और भी ज्यादा बिगाड़ देगा? मेरा मतलब है, ये सोचना भी मुश्किल है कि वो जितने अभी अलोकप्रिय हैं, उससे भी कम लोकप्रिय हो सकते हैं। मुझे लगता है, आप जानती हैं, इस मामले में क्या उनके लिए हालात और भी ज़्यादा खराब हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि उनमें से एक आप जानती हैं, मुख्य मुद्दों में से एक है। ज़ाहिर है, आप जानती हैं, जब बात आती है इमिग्रेशन की, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा और एक बड़ा नीतिगत मुद्दा है। क्योंकि मेरा मतलब है, ज़ाहिर है, सिर्फ़ पीढ़ियों के हिसाब से ही नहीं, बल्कि आप जानती हैं, हमें तो बस ब्रेक्सिट को भी देखना होगा। हमने इसे सीधे नहीं कहा, लेकिन आप जानती हैं, ब्रेक्सिट के मुख्य कारणों में एक था कंट्रोल वापस लेना। इसका क्या मतलब था? साथ ही अपनी सीमाओं पर भी नियंत्रण वापस लेना। आप जानती हैं, ये एक बहुत बड़ा, बार-बार आने वाला मुद्दा है। हालाँकि मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप जानती हैं, दूसरी तरफ से देखें तो मुझे लगता है अक्सर लोग सोचते हैं कि आप जानती हैं, प्रवासी या माइग्रेंट्स या शरणार्थी या कोई भी, आप जानती हैं, लोग, नए लोग, उन पर उँगली उठाना बहुत आसान होता है। जबकि असल में साथ ही आपको उन वैश्विक और सिस्टम से जुड़ी चीज़ों पर ध्यान देना होगा जो लोगों को दबाए रखती हैं। चाहे वो जीवन यापन की लागत के मामले में हो या आप जानती हैं, आर्थिक संकट के रूप में हो। और ये आसान है, आप जानती हैं, कि आने वाले व्यक्ति पर दोष डाल देना, बजाय उस ज़्यादा अमूर्त, आप जानती हैं, वैश्विक सप्लाई चेन के, जो कि बहुत कम ठोस है और उससे निपटना भी उतना ही मुश्किल है। हाँ, और साथ ही हम इंग्लैंड में हुई हत्या के बाद के प्रभावों के बारे में भी जानते हैं, जो बहुत ज्यादा तनाव पैदा कर रही है। ओवन, एक अमेरिकी के रूप में इसमें अमेरिका कहाँ है? हम जानते हैं कि वंस और यहाँ तक कि एलन मस्क भी बहुत आलोचनात्मक हैं, और जब बात दूसरे देशों में आप्रवासन की आती है, तो वे अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर करना पसंद करते हैं, भले ही वंस अलगाववादी हों। एलॉन मस्क के पास अपने विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए खरबों डॉलर के बराबर साधन है, जिनका वे इस्तेमाल करते हैं। हमने इसे देखा है, ये बहस और चर्चा का हिस्सा है, लेकिन मुद्दा सिर्फ एलॉन मस्क की आपूर्ति नहीं, यूके में उनके विचारों की मांग भी है। देखिए, तैयार हो या नहीं, ब्रिटेन की इमिग्रेशन व्यवस्था में बदलाव आ रहा है। आंकड़े इतने एक तरफा हैं, जनमत इतना मजबूत और जोशीला है। यह मुद्दा जनता की शीर्ष प्राथमिकता है। ब्रिटेन में दो दलीय व्यवस्था इतनी खोखली हो गई है कि यह लगभग तय लगता है कि अब वाकई में बड़ा बदलाव आने वाला है। चाहे वो कॉमन ट्रैवल एरिया हो या यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स से बाहर निकलना, ये चर्चा में है, जिसका असर सिर्फ इमिग्रेशन तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि और भी कई क्षेत्रों में दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन इसे इसलिए लागू किया जा सकता है क्योंकि इससे ब्रिटेन को अपनी सीमाएं बंद करना आसान हो जाएगा। जैसा कि रेबेका ने कहा, ये इमिग्रेशन के कारण नहीं सुलझा रहा, बल्कि प्रवासियों को रोक रहा है, जिससे बड़ा असर हो सकता है। ब्रिटेन में दक्षिणपंथी सोच के कट्टर विचार, जैसे सभी को डिपोर्ट करना, अमल में नहीं लाए जाते, जैसा अमेरिका में देखा गया है। एमिली, इस पर वापस आते हुए, यह कितना मुश्किल और कितना अव्यवहारिक हो सकता है, और यह सार्वजनिक राय में किस हद तक अपनी ही तरह की प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है। तो ब्रिटिश जनता को ही इसका हल निकालना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ब्रिटिश राजनेता पूरे राजनीतिक दायरे में यह समझते हैं कि इस पर कार्रवाई होने वाली है, चाहे वो उनके द्वारा हो या उन लोगों द्वारा जो उन्हें पद से हटाने वाले हैं। खैर, और जैसा कि आपने कहा, जैसे आपने उल्लेख किया, अमेरिका में जो आइस छापे हो रहे हैं और वहां की पूरी ध्रुवीकरण की स्थिति है। चलिए पुलिसिंग के बारे में बात करते हैं। पुलिस इन हालातों को कैसे संभाल सकती है? क्या पुलिस की पर्याप्त मौजूदगी है? क्या पुलिस पर यह दबाव है कि वे ज्यादा सख्ती ना दिखाएं और ज्यादा हिंसा ना हो, जिससे हालात और भी ज्यादा बिगड़ते जाएं? क्या पुलिस के नजरिए से ऐसा कोई हल है जिससे और लोगों को चोट ना पहुंचे? जैमी, आप बताइए।
मुझे लगता है कि पुलिस को सबसे पहले शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ कैसे पेश आना है, इस मामले में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। इसलिए उन्हें शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को होने देना चाहिए और हिंसा की स्थिति में भी काम करना ज़रूरी है। तो ये एक बात है, लेकिन मजबूत आप्रवासन नीति और अवैध प्रवासियों को हटाने की बात है, और लोगों को ये दिखाने के मामले में कि सरकार सख्त रहेगी, कानून को लागू करेगी और एक मजबूत और ठोस आप्रवासन नीति बनाएगी, तो ये निश्चित रूप से ऐसी चीज़ है जो तनाव को कम करने और लोगों को ये दिखाने में मदद कर सकती है। सरकार इन मुद्दों को गंभीरता से ले रही है, लेकिन आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि इन सब मामलों में पुलिस के जरिए समाधान ही आखिरकार अंतिम लक्ष्य है। समाधान नीति और राजनीतिक इच्छा शक्ति पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, आप सभी का इस बहुत ही दिलचस्प बहस के लिए धन्यवाद। दुर्भाग्यवश हमारे पास समय खत्म हो गया है, लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ सीखा, तो आप सभी का धन्यवाद। जेमी ब्राइसन, रिबेका ग्रेग और i24 न्यूज सीनियर संवाददाता ओवन ऑल्टरमैन। कहीं मत जाइए, हम तुरंत लौटेंगे। ग्लोबल आई में आपका स्वागत है। मैं एमिली फ्रांस हूं। हम आपके लिए दुनिया भर की खबरें लाए हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में प्रस्तावित कानून के खिलाफ रैली में प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक समूहों के बीच झड़प हुई, जिससे राष्ट्रपति अपनी 2 कार्यकाल की सीमा से आगे भी सत्ता में रह सकते हैं। देश भर में चल रहे प्रदर्शनों में से एक में विपक्षी समूह कोएलिशन C64 ने संसद में सरकार समर्थक कार्यकर्ताओं के खिलाफ विरोध किया, जिससे पुलिस को झड़पों को रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। पीछे देखो, हम डर या धमकी से नहीं झुकेंगे, मार्च करेंगे। हम उस इमारत के बगल में होंगे और चाहे कुछ भी हो जाए, राष्ट्रपति हमारे संविधान को छू नहीं सकता। ये टकराव ऐसे समय में हुए हैं जब देश कई संकटों का सामना कर रहा है, जिनमें हाल ही में फैला एबोला प्रकोप और रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों के साथ दशकों पुराने संघर्ष का बढ़ना शामिल है। 62 वर्षीय राष्ट्रपति ने हाल ही में घोषणा की है कि वो संघर्षग्रस्त देश का तीसरी बार नेतृत्व करने के लिए तैयार होंगे, अगर लोग ऐसा चाहते हैं। और शनिवार को संविधान में सुधार के लिए जनमत संग्रह के बाद थाईलैंड की राजकुमारी हा का शव उनकी मृत्यु की घोषणा के एक दिन बाद ग्रैंड पैलेस ले जाया गया। थाई राजा की सबसे बड़ी बेटी दिसंबर 2022 से कोमा में थी, जब डॉक्टरों के अनुसार उन्हें दिल की बीमारी के कारण बेहोशी आ गई थी। महल के बयान के अनुसार संक्रमण, कोलाइटिस, निम्न रक्तचाप, अनियमित धड़कन और रक्त के थक्के बनने संबंधी विकारों के कारण उनकी हालत बिगड़ने पर पिछले गुरुवार उनकी मृत्यु हो गई। महल उनके लिए एक शाही अंतिम संस्कार आयोजित करेगा और थाई सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शोक की अवधि घोषित किए जाने की उम्मीद है। एलन मस्क दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति और भी ऊंचाई पर हैं। स्पेसएक्स ने गुरुवार को नैस्डैक पर अपनी आईपीओ में रिकॉर्ड $75 अरब जुटाए। शुक्रवार को क्लोजिंग तक शेयर की कीमत 20% बढ़कर $161 हो गई, जिससे कंपनी का मूल्यांकन $2.1 ट्रिलियन हो गया। और मस्क के पास लगभग $866 अरब की बहुमत हिस्सेदारी है टेस्ला और उनकी बाकी संपत्तियों के साथ। अब उनकी कुल संपत्ति $1.1 ट्रिलियन से भी अधिक हो गई है। जब ये वास्तव में हुआ, जब शुक्रवार को शेयर की ट्रेडिंग वास्तव में शुरू हुई। 1 ट्रिलियन कितना अजीब और मजेदार शब्द है। हमें इन सारे शून्यों के लिए नए नए शब्द गढ़ते रहना पड़ा, जो हम हर संख्या में जोड़ते जाते हैं। और आप जानते हैं, एलन मस्क को बधाई हो कि वे दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन गए हैं। और जहां प्रशंसक एलन मस्क की बिना रोक-टोक वाली शैली को उनकी अपील और आकर्षण का हिस्सा मानते हैं, आलोचकों ने उन पर ओलिगार्क जैसी ताकत के इस्तेमाल, कंपनियों की गवर्नेंस पर चिंता और पक्षपाती राजनीतिक दखल का विरोध किया है। तो क्या स्पेसएक्स लंबे समय तक लगातार ऊपर ही ऊपर जाएगा? यही सवाल बना हुआ है। खैर, ये अमेरिका के पसंदीदा बेसबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल जैसे खेलों जैसा नहीं है। इसके बजाय व्हाइट हाउस में आयोजित होने वाला पहला पेशेवर खेल आयोजन अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप है।
सिर्फ 404,000 माफ कीजिए लोग ही साउथ लॉन में मौजूद होंगे और ये सिर्फ निमंत्रण पर ही है। हालांकि करीब 85,000 लोग पास के फैन जोन में जमा होंगे। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का ये आयोजन राष्ट्रपति ट्रंप के 80वें जन्मदिन पर आज हो रहा है। ये आज फ्लैग डे भी है और राष्ट्रपति ने लगातार UFC को धरती का सबसे शानदार शो बताया है। UFC फाइट अमेरिका के 250वें जन्मदिन के लिए प्लान किए गए प्रमुख आयोजनों में शामिल है, जिसमें नेशनल मॉल के चारों ओर इंडी कार रेस भी है, जो 4 जुलाई के आसपास होगी। आइए इस हफ्ते की कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालते हैं, जो शायद आपसे छूट गई हो। राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर का अल्बानिया में लग्जरी रिजॉर्ट प्रोजेक्ट विरोध झेल रहा है, क्योंकि लोग संरक्षित भूमि और सार्वजनिक पहुंच के निजीकरण का आरोप लगा रहे हैं। अब हमारे साथ तिराना अल्बानिया से लाइव जुड़े हैं ओल्सी ओल्सनिका, जो इको अल्बानिया के सीईओ हैं। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, निमंत्रण के लिए धन्यवाद। बिल्कुल, सुनिए, ये बहुत चर्चा में है। ये $1.6 बिलियन का लग्जरी रिजॉर्ट है, जो एक पारिस्थितिक अजूबे के बीच बन रहा है। समझाइए कि आपकी संस्था इतनी चिंतित क्यों है और इसका प्राकृतिक आवास पर क्या असर पड़ेगा। असल में ऐसा नहीं है, सिर्फ इको विला ही नहीं, मेरा मानना है कि इसमें पूरा पर्यावरणीय नागरिक समाज शामिल है, जो कह सकते हैं इसी लड़ाई में एक साथ जुड़े हुए हैं। जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं वो भूमध्य सागरीय बेसिन में आखिरी शुद्ध नदी डेल्टा और मुहानों में से एक है, और ये क्षेत्र, इसमें संरक्षित क्षेत्रों की सभी श्रेणियों का एक जीवंत सामंजस्य है। भले ही ये संपूर्ण रूप से श्रेणी 5 है, जो एक संरक्षित परिदृश्य है, लेकिन इसमें कई अन्य मूल्य और जैव विविधता भी मौजूद है। सिर्फ आपको बताने के लिए कि इस क्षेत्र के ठीक बीच में विशेष रूप से यूरोप का पहला जंगली नदी राष्ट्रीय उद्यान बहता है, जो कि व्योसा नदी है। यह क्षेत्र कई दुर्लभ और महत्वपूर्ण प्रजातियों का घर है, खासकर पक्षियों, फ्लेमिंगो, डाल्मेटियन पेलिकन, लंबी भौं वाले समुद्री कछुए और भूमध्य सागरीय मॉन्क सील जैसे स्तनधारी यहाँ पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप कह रहे हैं, ये आखिरी में से एक है। हम एक वैश्विक संकट का सामना कर रहे हैं, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग और सूखा शामिल है। इसके क्या परिणाम होंगे? ये उनके घर नष्ट नहीं करेगा, पर सभी जानवर मरेंगे या विस्थापित होंगे। असल में ये क्या है? जैसा आपने कहा, सामंजस्य, सह अस्तित्व और समन्वय। ऐसे स्थानों के पृथ्वी पर होने से इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, असल में ये आखिरी, मान लीजिए, जैव विविधता और वन्य जीवन के लिए शरण स्थल है पूरी दुनिया में, और हमारे पास अब ज्यादा प्रकृति बची नहीं है, दुर्भाग्यवश, क्योंकि समाज हमेशा तेज विकास के लिए उत्सुक रहता है, जैसे टूरिस्ट रिजॉर्ट्स, रियल एस्टेट और निश्चित रूप से औद्योगिकीकरण भी। और बहुत ही कम प्राकृतिक स्थान बचे हैं जहां जैव विविधता है, जहां प्रकृति संरक्षण के मूल्य हैं। असल में यही एकमात्र सामान्य तरीका है जिससे हम प्रकृति को इन सीटू संरक्षित कर सकते हैं। ये संरक्षित क्षेत्र हैं और यही कारण है कि ये मौजूद हैं, क्योंकि ये सिर्फ हमारे नहीं है, यह पूरी तरह से हमारे भी नहीं है। असल में ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए है, और यही वे जगहें हैं, मुझे लगता है, जहां प्रकृति खुद को व्यक्त कर सकती है और टिक सकती है, यहाँ तक कि मानव जाति को भी टिकाए रख सकती है। हाँ, लेकिन चलिए एक संभावित सकारात्मक पहलू के बारे में बात करते हैं। मेरा मतलब है, अल्बानिया एक छोटा देश है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो क्या ऐसा विकास और निवेश अर्थव्यवस्था और नौकरियों के लिए अच्छा हो सकता है? इसमें कोई सकारात्मक पहलू है? खैर, असल में शुरुआत से ही एक बात साफ कर दूं कि हम इकोबैन के तौर पर कभी भी किसी भी तरह के विकास के खिलाफ नहीं रहे हैं, और मुझे लगता है कि बाकी साथी भी ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन जब बात ऐसे विकास की आती है जो संरक्षित क्षेत्रों के नेटवर्क के भीतर होने की संभावना है, तो फिर मामला अलग हो जाता है। बिल्कुल, आप जानते हैं, हमें यह तय करना होगा कि हम क्या संरक्षित कर सकते हैं और भविष्य की पीढ़ी को क्या सौंप सकते हैं। इन दोनों के बीच एक स्पष्ट सीमा रेखा होनी चाहिए। लेकिन आपको एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा बताऊं तो अल्बानिया के क्षेत्र का 5वां हिस्सा संरक्षित क्षेत्र है।
तो बाकी 80% का मतलब है कि वो किसी भी तरह के विकास के लिए खुला है, बशर्ते कि पर्यावरण कानून और पर्यावरणीय विशेषताओं का सम्मान किया जाए। तो संक्षेप में कहूँ, मेरा तर्क ये है कि हम विकास के प्रकार के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम उस स्थान के खिलाफ हैं जहां विकास की योजना बनाई गई है। क्या कोई ऐसी जगह या शायद छोटा आकार हो सकता है जो बिना आवास को ज्यादा प्रभावित किए जिम्मेदार हो? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही सावधानी पूर्वक शहरी योजना का मामला है कि कैसे, कहाँ और कब। आप जानते हैं, इतने बड़े पैमाने पर पर्यटन विकास और बुनियादी ढांचे को कहाँ स्थापित किया जाए, क्योंकि अन्य क्षेत्रों में उनका खास पारिस्थितिक प्रभाव होता है। हमारी समझ में हमसे कभी विकल्प देने या प्रदान करने को नहीं कहा गया है, क्योंकि वो प्रक्रिया आम जनता से काफी हद तक छुपाई गई है। शुरुआत में विरोध प्रदर्शन साइट पर शुरू हुए थे और फिर वे तिराना तक पहुंच गए। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे क्षेत्र हैं जहां ऐसा विकास अल्बानिया में भी हो सकता है। देश का 80% हिस्सा ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए पूरी तरह उपलब्ध है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ओल्सने का, बहुत आभार। धन्यवाद। अब केन्या में अमेरिकी समर्थन वाली उस योजना को लेकर नाराजगी है जिसमें अमेरिकी इबोला मरीजों को वहां क्वारंटीन करने की बात है, जबकि देश में खुद किसी प्रकोप की रिपोर्ट नहीं हुई है। इस विवाद ने विरोध और आरोपों को जन्म दिया है कि केन्या से ऐसा स्वास्थ्य जोखिम स्वीकारने को कहा जा रहा है जिसे वॉशिंगटन अपने देश में नहीं मानेगा। और अब हमारे साथ नैरोबी से जुड़ रही हैं पत्रकार रुहाब एल्मिंडोर। यहां आकर इस कहानी की जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद एमिली। फिलहाल केन्या में माहौल शांत है, हालांकि तनावपूर्ण भी है। अभी तक कोई नया प्रदर्शन नहीं हुआ है, लेकिन अगले कुछ दिनों में हो सकता है। तो पुलिस को हस्तक्षेप नहीं करना पड़ा, क्योंकि दुर्भाग्यवश उन प्रदर्शनों में 3 लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बावजूद इबोला सेंटर का निर्माण जारी है। इससे ये साफ है कि तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। तो क्या है, आप एक पत्रकार हैं, तो मुझे पता है कि आप इस कहानी के सभी पहलुओं को करीब से देख सकती हैं। इन विरोध प्रदर्शनों का मुख्य कारण क्या है? पहला कारण ये है कि लोग डर रहे हैं कि इबोला केन्या आ जाएगा, जो कोई अजीब बात नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में जो 17 प्रकोप हुए हैं, उनमें केन्या में इबोला का एक भी मामला नहीं आया था। तो लोग डर जाते हैं जब आप ऐसे लोगों को लाते हैं जो संभावित रूप से संक्रमित हो सकते हैं, कि ये वायरस इस देश में फैल सकता है। और दूसरी बात, सरकार अपनी प्रक्रिया में बहुत पारदर्शी नहीं रही है। अचानक अमेरिकी वहां $13.8 मिलियन के साथ एक सुविधा बनाने के लिए आ गए और लोगों को इसकी जानकारी नहीं दी गई। तो आप कई केन्याई चैनलों पर देख सकते थे कि शिकायतें इसी बारे में थीं, पारदर्शिता की कमी को लेकर। सरकार इसे कैसे संभाल रही है? क्या सभी विरोध सही ढंग से संभाले जा रहे हैं? खैर, पारदर्शिता की कमी किसी न किसी तरह से जारी है। अब अधिकारी जो कर रहे हैं वो इसे एक मौजूदा नीति के संदर्भ में रख रहे हैं, जिसमें पहले से ही 23 अन्य केंद्र हैं जो संक्रमणों को संभाल सकते हैं। लेकिन फिर भी यह लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। वे लगातार सोचते रहते हैं कि अचानक अमेरिकी क्यों और अचानक किसी दूसरे देश से संक्रमित लोग क्यों। तो केन्याई अदालतों ने परियोजना निलंबित की, मगर रिपोर्ट्स में है कि अमेरिकी विमान और कर्मी अब भी आ रहा है। क्या अब यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के डर जितना ही संप्रभुता का मुद्दा भी बनता जा रहा है? हाँ, देखिए, अदालत ने रोक लगाने का आदेश जारी किया है, लेकिन उस आदेश का पालन नहीं किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर आगे कार्रवाई की, क्योंकि वे संविधान को देखते हैं, जिसमें लिखा है कि चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में अधिकारियों को स्वास्थ्य जोखिमों के खिलाफ उपाय जारी रखने का अधिकार है, और यही अब हो रहा है। लेकिन लोगों के लिए यह अच्छा नहीं है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि उनके न्यायाधीशों को नजरअंदाज किया जा रहा है और निर्माण एक दूरस्थ एयरबेस पर हो रहा है। तो अब तक किसी ने कुछ नहीं देखा है।
आप केवल आसमान से ही देख सकते हैं। कुछ सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं जिनमें आप 12 सफेद टेंट देख सकते हैं। बस इतना ही। किसी ने भी वहां के अंदर क्या हो रहा है वो नहीं देखा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद रूड आपके विचारों के लिए। आपका भी धन्यवाद। अब न्यूयॉर्क की ओर बढ़ते हैं, वो शहर जो कभी नहीं सोता। वहां खबरें फैलनी शुरू हो गई हैं। न्यूयॉर्क निक्स ने 50 से भी अधिक वर्षों में अपनी पहली NBA चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। ये जीत भावनात्मक रही और जश्न जारी हैं, पर कुछ जगहों पर ये हिंसक हो गए। इस दिन की मिशेल केकी से और जानकारी। निक्स के प्रशंसक आधी सदी से भी ज्यादा लंबे खिताबी सूखे के बाद जीत के लिए बेताब थे। कई पीढ़ियों से निक्स के प्रशंसक NBA चैंपियनशिप में जीत का सपना देख रहे थे। टीम की आखिरी खिताबी जीत 73 में हुई थी। अपने घरेलू मैदान पर गेम 4 में निक्स की 107 बनाम 106 की रोमांचक जीत के बाद निक्स ने गेम 5 के लिए सैन एंटोनियो में स्पर्स का सामना किया। आप जानते हैं हमने जीत हासिल की। शुरुआत में स्पर्स का नियंत्रण था, लेकिन निक्स ने अपनी जुझारू भावना दिखाकर चौथे क्वार्टर के अंत में नियंत्रण हासिल कर लिया। न्यूयॉर्क सिटी नीले नारंगी रंग में झूम उठी। टीम के एक खिलाड़ी ने गलती से लॉकर रूम का जश्न सोशल मीडिया पर लाइव कर दिया। रुको, इसे कैसे बंद करते हैं? अरे लाइव कैसे बंद करते हैं? अधिकांश फैंस ने खुद को संभाला, लेकिन कुछ का जश्न हिंसा में बदल गया। पुलिस के अनुसार तड़के करीब 2 बजे टाइम स्क्वायर के पास फायरिंग हुई। ये घटना कैमरे में कैद हो गई। एक स्कूल बस को भी आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारियां की गई हैं। इस अफरा तफरी के बावजूद अभी तक ये साफ नहीं है कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकांश निक्स प्रशंसक और न्यूयॉर्क वासी इस जीत का जश्न ऐसे मना रहे हैं जैसे सपना सच हुआ हो। दिसंबर में इजराइल हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालीलैंड राज्य को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला और एकमात्र देश बन गया। आज सोमालीलैंड के राष्ट्रपति ने यरूशलेम की यात्रा शुरू की। दोनों ओर जश्न मनाया गया। iJobis न्यूज इंग्लिश की सीनियर संवाददाता ओवन ओल्टमैन रिपोर्ट कर रही हैं। एकमात्र देश में आधिकारिक स्वागत जहां उन्हें यह मिल सकता है। सोमालीलैंड के राष्ट्रपति यरूशलेम में इजराइल के राष्ट्रपति के निवास पर रेड कारपेट पर चलते हुए दोनों देशों के नए रिश्ते की शुरुआत दिखाते हैं। सोमालीलैंड के लोगों की खूबसूरत तस्वीरें जो इस नए रिश्ते का जश्न मनाते हुए इजरायली झंडे लहरा रहे थे ने हम सभी का दिल छू लिया। मिस्टर राष्ट्रपति, आज हम उतने ही खुश हैं कि सोमालीलैंड के झंडे यहाँ राष्ट्रपति निवास में और पूरे यरूशलेम में लहरा रहे हैं। इजराइल ने दिसंबर में सोमालीलैंड को मान्यता दी। ऐसा करने वाला पहला देश है। 35 सालों से सोमालीलैंड राजधानी हरगेसा से स्वतंत्र है और वहां की सरकार अपने क्षेत्र को नियंत्रित करती है। कई देशों ने सोमालीलैंड को स्वतंत्र माना, पर आधिकारिक रूप से सिर्फ इजराइल ने मान्यता दी है। वहां के लोग बहुत उत्साहित हैं। राष्ट्रपति अब्दी रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही समेत सभी। इजराइल ने एक ऐसे क्षण में हिस्सा लिया है जिसे हमारे देश के राजनयिक इतिहास में याद रखा जाएगा, और हम उस इशारे को हल्के में नहीं लेते। दोनों देश सुरक्षा, खनन और अदन की खाड़ी मार्ग के संबंधन में संबंध मजबूत करना चाहते हैं। विश्लेषकों ने सोमालीलैंड और इजराइल के संबंधों को यूएई व अन्य देशों के साथ नए भू राजनीतिक गठबंधन से जोड़ा है। हम दोनों उग्रवाद के खतरे का सामना कर रहे हैं। हम दोनों इस क्षेत्र और अफ्रीका के हॉर्न में सुरक्षा व स्थिरता चाहते हैं। हम दोनों समुद्री स्वतंत्रता की अहमियत समझते हैं। राष्ट्रपति अब्दुल्लाही ने याद वाशेम होलोकॉस्ट स्मारक का दौरा किया, जो भावनात्मक क्षण था। फिर से इबोला के विषय पर लौटते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं लगभग 3 साल चली कोविड-19 महामारी की, जिसकी कई और भी खतरनाक म्यूटेशन ने दुनिया भर में अरबों लोगों को ठहराव पर ला दिया। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी सामान्य जिंदगी में लौटे हैं, क्या नेताओं और आम लोगों ने सच में सब कुछ भूल तो नहीं गए? और क्या फिर से कोई महामारी होने वाली है? यही एक बड़ा सवाल है। और भले ही इबोला वायरस अफ्रीकी देशों को परेशान कर रहा है, लेकिन इबोला के फैलने की हकीकत हमें कई हजार मील दूर लगती है। खसरा, सार्स और हंटा वायरस जैसे वायरस भी हमारे करीब आ सकते हैं।
खासकर जब फीफा वर्ल्ड कप में लाखों प्रशंसक बिना सोशल डिस्टेंसिंग के स्टेडियम में भीड़ लगाते हैं। अब हमारे साथ डायटेक इंटरनेशनल के संस्थापक और सीईओ मार्क एम मैलफार्ब न्यूयॉर्क सिटी से जुड़ रहे हैं। आपको शुभ संध्या और शुभ दोपहर। ठीक है, शुभ संध्या। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। तो डायडेक एक वैश्विक बायोटेक कंपनी है जो नास्डैक पर सूचीबद्ध है और कई वर्षों से वायरस और बीमारियों से संबंधित काम कर रही है। इबोला के बारे में बताएं। ये दुनिया भर की सुर्खियों में है। ये कितना घातक है? देखिए, WHO और दूसरी एजेंसियों के अनुसार इसकी मृत्यु दर 30% से 50% के बीच है। कुछ लोग इसे 90% तक भी बताते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये लगभग 30 से 50% तक घातक है। तो आप एक ऐसे बड़े घातक वायरस की बात कर रहे हैं जो अफ्रीका में फैल रहा है, और हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वो वही रहे और दुनिया के दूसरे देशों में न फैले। अब जैसा कि हम वर्ल्ड कप में देख रहे हैं, ये वाकई बहुत बहुत रोमांचक है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए हैं, जैसा कि मैंने कहा, जो हमें कोविड के दौरान अपनानी पड़ी थी। 10 अफ्रीकी टीमें हिस्सा ले रही हैं और अफ्रीका से दसियों हजार प्रशंसक आ रहे हैं। तो अब जानते हैं हम आगमन पर इसकी जांच के लिए क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, और क्या ये फायदेमंद है अगर कोई व्यक्ति इसे लेकर आ रहा है लेकिन अभी तक उसमें लक्षण नहीं है। मुझे लगता है सरकारों ने फैलाव रोकने के लिए अच्छे एहतियाती कदम उठाए हैं। अगर इसका इंक्यूबेशन पीरियड 21 दिन या उससे ज़्यादा है तो आप जानते हैं, मान लीजिए कोई आगंतुक जैसे अफ्रीकी देश से आया व्यक्ति जो वायरस के संपर्क में है, इसका प्रसार शुरू कर सकता है। आप जानते हैं, इससे अमेरिका में और भी प्रकोप हो सकते हैं। ये मैक्सिको, कनाडा या कहीं भी बुखार की घटनाएं हो सकती हैं, यहाँ तक कि आसमान में उड़ते विमान में भी। ये सच में संभावित खतरा है। असल कहानी इबोला नहीं, बल्कि हमारी तैयारी की कमी है। हमने कोविड-19 से सबक नहीं सीखा। इस पर मैं बात कर सकता हूं और कारण बता सकता हूं। हाँ, मेरा मतलब है, आपने एक दिलचस्प बात कही कि हम सब कोविड को लेकर बहुत डरे हुए थे, लेकिन मृत्यु दर केवल लगभग 1% ही थी। तो हमने क्या सीखा या क्या नहीं सीखा? क्या लोग इसे भूल गए हैं, जबकि उन्हें ध्यान देना चाहिए कि हम फिर किसी महामारी का सामना कर सकते हैं, चाहे वो इबोला ना हो, जो हवा से नहीं फैलता। हमारे पास खसरा है और हमारे पास दूसरी बीमारियां भी हैं। हम सुन रहे हैं कि सबको लगा था कि खसरा खत्म हो गया है। और एवियन बर्ड फ्लू को मत भूलिए, जिसका अनुमान है कि उसकी मृत्यु दर लगभग 30% है। वाह, ये असल में मवेशियों, पक्षियों और दूसरे जानवरों में फैल रहा है। मुझे लगता है हमने बहुत कुछ सीखा। हम इस बारे में क्या कर रहे हैं वो अलग बात है। तो मुझे लगता है, आप जानते हैं, हमने वैक्सीन के क्षेत्र में तैयार रहने के मामले में वाकई अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि अब हम पहले से कहीं ज्यादा तेजी से अरबों डोज वैक्सीन बना सकते हैं और उन्हें लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब कोई महामारी आती है तब वैक्सीन बहुत देर हो जाती है, क्योंकि तब तक आप पहले ही बीमारी से संक्रमित हो चुके होते हैं। शुरुआत में अस्पतालों में लोग वेंटिलेटर पर थे। आपको असली जरूरत मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या इलाज की है, जो पहली रक्षा पंक्ति है। और ये बिल्कुल सच है। हाँ, और यही डायटेक आता है। आप इस टेक्निक में लंबे समय से सबसे आगे रहे हैं। समझाइए ये कैसे काम करता है, क्योंकि ये वैज्ञानिक और जैविक दोनों है, और आप इन चीजों पर दोनों तरफ से हमला कर रहे हैं। एक तो रोकथाम के नजरिए से, और दूसरा जब संक्रमण हो चुका हो तब भी। तो समझाइए कि ये संभावित संकट की रोकथाम में कैसे काम करता है। सबसे पहले मुझे समझाने दीजिए। आप जानते हैं, इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च, कोएलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव, सेपी, यूरोपियन यूनियन वैक्सीन हब, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्क्रिप्स और अन्य के साथ हमारे संबंध के बारे में। हम इन सब के साथ काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। कह सकते हैं कि हम उस बड़ी समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे सब नजरअंदाज कर देते हैं। जिस बड़ी समस्या की बात हो रही है वो ये है कि आज हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के लिए जो पारंपरिक तरीके इस्तेमाल करते हैं, वे मेमेलियन सेल लाइन्स हैं। वे बहुत धीरे धीरे बढ़ती हैं, बहुत कम उत्पादन करती हैं और इनकी लागत बहुत ज़्यादा होती है। और अगर आपको याद हो, कोविड के दौरान तो आप जानते हैं, यहाँ तक कि अमेरिकी सेना की सप्लाई चेन ने भी कहा था कि ये 1% घातक बीमारी है। अगर ये और ज़्यादा जानलेवा होती तो हमारे हाथ में एक बड़ी तबाही होती। यही इबोला हमारे या हंटा वायरस से जुड़ता है। अगर 30% घातक बीमारी है और इलाज या सुरक्षा का तरीका नहीं है, तो स्थिति स्पेनिश फ्लू से भी ज़्यादा खतरनाक होगी। और हमारी C1 तकनीक एक फिलामेंटस फंगी है। यह एक सूक्ष्म जीव है जो स्तनधारी कोशिका की तुलना में लगभग 10 गुना तेजी से बढ़ता है।
इसकी उपज ज्यादा होती है। आप जितने समय में एक बैच चलाते हैं उतने समय में 3 बैच चला सकते हैं और इसमें वायरस नहीं होते जिन्हें जनता के लिए जारी करने से पहले हटाना पड़े। तो आप एक पूरी तरह से परिवर्तनकारी गेम चेंजर की बात कर रहे हैं। हम इस पर काम कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि यह वायरस से उसी तरह जुड़कर उसे निष्क्रिय करता है जैसे स्तनधारी कोशिकाएं करती हैं, और यह दिखाया गया है। हमस्टर और गैर मानव प्राइमेट अध्ययन। यूरोपियनों ने कोविड, मलेरिया, आरएसवी और 7-8 अन्य एंटीबॉडीज के साथ कोविड के दौरान किए। तो तकनीक ने साबित किया है कि यह न्यूट्रलाइज कर सकती है और मौजूदा मानक जितनी ही अच्छी तरह बाइंड कर सकती है। सही। अब ये इसे कम लागत और तेजी से बना सकती है। वाह, ये बहुत जरूरी है। और जल्दी से, इससे पहले कि हमारा समय खत्म हो जाए, चलिए दूसरे के बारे में बात करते हैं। मेरा मतलब है, आप किसी को वैक्सीन नहीं दे सकते जब वे संक्रमित हो चुके हों। तो उस काम को समझाइए जो आप कर रही हैं और ये कैसे बड़ी तस्वीर में मदद कर सकता है अगर आप अफ्रीका में और क्लिनिकल ट्रायल्स कर पाती हैं कि आपकी तकनीक किसी के संक्रमित होने के बाद भी उसे शुरुआत में ही रोक सकती है। हाँ, हमने अफ्रीका में फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल किया था। ये आंशिक रूप से इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च द्वारा विकसित और बीटीजी इजराइल व डायटिक के साथ इजराइल में निर्मित हुआ। हमने वैक्सीन को साउथ अफ्रीकन रेगुलेटरी एजेंसी के तहत लाकर उसकी सुरक्षा, सहनशीलता और प्रभावशीलता साबित की। लेकिन वो वैक्सीन, जैसा कि आपने भी बताया और मैंने भी बताया, वो इसे होने से रोकने के लिए है। लेकिन एक बार जब ये हो जाता है तो आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की जरूरत होती है। हमने बार बार साबित किया है कि हमारी तकनीक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को तेजी से, कम लागत में, ज्यादा मात्रा में तैयार कर सकती है और जल्दी उपलब्ध करा सकती है। ये एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज और बाइंड करती हैं। और अगर आपको याद हो तो कोविड के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप भी वॉल्टर रीड गए थे और उन्होंने एंटीबॉडी ली थी। कोविड के दौरान एंटीबॉडी तकनीक की समस्या ये थी कि वह मांग के अनुसार उत्पादन नहीं कर पा रही थी। वायरस तेजी से म्यूटेट हो रहा था, जबकि तकनीक इतनी धीमी थी कि उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी, और अगर सफल भी होती तो केवल 1-2% आबादी तक ही पहुंचती। ये एक संभावित आपदा है जो कभी भी आ सकती है, और इबोला सिर्फ एक चेतावनी है। आपके पास इबोला था, मंकी पॉक्स था, और आपके पास, आप जानते हैं, हंटा वायरस भी है। तो एक तरह से हम एक घातक वायरस से सिर्फ एक म्यूटेशन दूर हैं। हमें तैयार रहना चाहिए। इजराइल, अमेरिका और यूरोप की सरकारों को आपकी उत्पादन प्रक्रिया का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि यही असली मुद्दा है। बिल्कुल सही। आप एआई के साथ सब कुछ खोज सकते हैं, लेकिन आप इसे जल्दी नहीं बना सकते बिना सेल लाइन के। धन्यवाद आपके स्पष्टीकरण के लिए। आपने इसे समझना आसान बना दिया, जबकि ये जटिल जीव विज्ञान है। मार्क एम फर्ब, डायटिक इंटरनेशनल के संस्थापक, धन्यवाद। और इस हफ्ते के ग्लोबल आई संस्करण के लिए बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एमिली फ्रांसिस हूँ और आपकी आने वाली हफ्ते की शुभकामनाएं देती हूँ।